पश्चिमीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा है लौकिकीकरण यानी कि सेकुलराइजेशन, और सेकुलराइजेशन लौकिकीकरण से ही जन्म होता है पश्चिमीकरण का। पश्चिमीकरण लौकिकीकरण का एक अंग है। कैसे? हमने पाश्चात्य संस्कृति के अंगों को भारतीय संस्कृति में समावेशित किया है, उनको ग्रहण किया है। इससे हमारे यहाँ पर तार्किकता, बुद्धि, विवेक, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिकता सिद्ध हुई है। एम.एन. श्रीनिवास इसके जनक हैं। पश्चिमीकरण के जनक कौन हैं? एम.एन. श्रीनिवास। उनके शब्दों में पश्चिमीकरण भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है। एम.एन. श्रीनिवास का मानना है कि भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन आए हैं वो ब्रिटिश शासन की वजह से आए हैं। इसमें जैसे प्रौद्योगिकी, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की संस्कृति, संस्थाएं, विभिन्न विचारधाराएं और राजनीतिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाश्चात्य संस्कृति के मूल्यों का पश्चिमीकरण के रूप में भारतीय संस्कृति में समावेश हुआ है, वे तत्व कौन से हैं? तो आप इनमें लिखेंगे पाश्चात्य प्रौद्योगिकी, संस्कृति, संस्थाएं, विभिन्न विचारधाराएं और राजनैतिक मूल्यों के परिवर्तन। ये कुल मिला के 6-7 बिंदु हैं जो इसमें आप इनपुट करेंगे। योगेंद्र सिंह समाजशास्त्री ने कहा कि मानवतावाद और तार्किकता पे अगर आप जोर देते हैं तो ये पश्चिमीकरण का प्रमुख अंग है। मानववाद पे जोर दिया जाए, धर्म आधारित परंपराओं को त्याग दिया जाए, मानववाद पर जोर दिया जाए कि मानव का सर्वाधिक कल्याण कैसे हो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो, साथ ही साथ तर्क आधारित मूल्यों का विकास, यही पश्चिमीकरण का आधार बनते हैं। किसका आधार बनते हैं? पश्चिमीकरण का। अब हम जानते हैं पश्चिमीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला तो ये कि समाज में समानता का सिद्धांत स्थापित हो। पश्चिमीकरण की सबसे पहली विशेषता है कि समाज के अंदर समानता का सिद्धांत लागू हो, सबको बराबरी का दर्जा मिले, उनके अपने अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता हो, आम नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से मालूम हो, और अधिकारों के रास्ते में कोई अवरोधक आता है, यदि अधिकारों से या हक से उनको वंचित किया जाता है तो उसके प्रति संघर्ष करने की उनमें क्षमता हो, ऐसी चेतना का संचार उनमें होना चाहिए। तदुपरांत हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति या अमुक व्यक्ति अपने संवैधानिक मूल्यों की प्रतिपूर्ति के लिए संघर्षरत है। वह पश्चिमीकरण का एक प्रमुख पर्याय है। नेक्स्ट है नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा, कि मनुष्य सही और गलत की स्थिति में, कोई भी व्यक्ति सही और गलत की स्थिति में नैतिकता के साथ बंधा हुआ हो, तटस्थ रहे। जो गलत है उसको गलत कहा जाए, सही है उसको सही कहा जाए, यही नैतिक तटस्थता कहलाएगी। मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता और तार्किकता पर आधारित है पश्चिमीकरण, जहाँ पर मानव का सर्वाधिक कल्याण सुनिश्चित किया गया है, जहाँ धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म, जहाँ पर समानता है, इक्वलिटी है, जहाँ पर तार्किकता है, रैशनलिज्म है, वही आपका क्या है? पश्चिमीकरण है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में मानव के कल्याण पर, राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण पर बल दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से भारतवर्ष में भी ऐसा ही है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है, समानता है, देश के तमाम नागरिकों को समान हक दिए गए हैं, तार्किकता पे आधारित बिंदुओं का विश्लेषण किया जा सकता है, तार्किकता यहाँ के लोगों में है। राष्ट्रीय भावना और नवीन राजनीतिक व्यवस्था का उदय, राष्ट्रवाद की भावना हो, एक ऐसी राजनीति की जाए जो देश को स्वस्थ बनाए। अंग्रेजी और तकनीक आधारित धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पद्धति, धर्म आधारित शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो, सभी धर्मों के लिए एक समान शिक्षा हो, सभी धर्मों के लिए धार्मिक संस्थाएं हिल मिलकर कार्य करें, विशेष रूप से किसी धर्म का कल्याण नहीं हो, सभी का समान रूप से कल्याण हो, यही पश्चिमीकरण है। और संकुचित अवधारणा के रूप में अगर जाना जाए पश्चिमीकरण को, तो मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के प्रभावों का यहाँ पर असर देखने को मिलता है।
ब्रिटिश शासन प्रणाली के तमाम प्रभाव भारतीय संसदीय लोकतंत्र में दिखाई देते हैं। इसमें सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया जा सकता है। संरचनात्मक परिवर्तन नहीं, ढांचा नहीं बदलना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक मूल्य बदलने चाहिए। हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को हम विरासत के रूप में जरूर सहेजे हुए हैं, लेकिन उसमें नवीन सांस्कृतिक मूल्यों का पाश्चात्य संस्कृति से हमने समावेश किया है, और यही नवीन मूल्यों का समावेशन जो हुआ है, यही पश्चिमीकरण है। यही क्या है? पश्चिमीकरण है। अब हम जानेंगे पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, कि पश्चिमीकरण से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव बौद्धिकता, तार्किकता, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, परिवार, जाति, धर्म, शिल्पकला, भाषा, वेशभूषा, नगरीकरण और औद्योगिकरण आदि पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये हम समझ सकते हैं कि जो पश्चिमीकरण है उसका न केवल हमारे यहाँ के लोगों में तर्कशीलता का विकास करने में योगदान है, न केवल वैज्ञानिक तथ्यों को अपनाने पे योगदान है, बल्कि पश्चिमीकरण ने भारत में परिवारों के अंदर ऐसे बुद्धि का संचार किया है, जाति आधारित भेदभाव मिट गए हैं, धर्म आधारित भेदभाव खत्म हुए हैं, शिल्प और जो कला है, आर्किटेक्ट है, उसका उन्नयनीकरण हुआ है, भाषा और वेशभूषा में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, नगरीकरण का प्रसार प्रसार हुआ है, जिससे गांव और लोगों के बीच में एक जो खाई थी बहुत बड़ी वो पटने लगी है, और औद्योगिकरण, उद्योगों का ज्यों ज्यों विकास हुआ है त्यों त्यों देश का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास सुनिश्चित हुआ है। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के अगर प्रभाव की हम समझने का प्रयत्न करें तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। सबसे पहला तो पश्चिमीकरण से जाति आधारित और धार्मिक बंधन जो थे, धर्म आधारित, उनमें तमाम प्रकार के बंधनों में, तमाम प्रकार के भेदभावों में कमी आई है। महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। आज महिलाएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतरी के साथ शिक्षा पा रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। देश की बेटियां तमाम प्रकार के ओहदों को सुशोभित कर रही हैं, पहले ऐसा नहीं था। सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, डाकन प्रथा, ये तमाम प्रकार की प्रथाएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं, लगभग ना के बराबर दिखाई देती हैं। जाति व्यवस्था कमज़ोर हुई है, ब्राह्मणों की उच्च वर्ग की जो स्थिति है उसमें गिरावट आई है। सभी जाति आधारित तमाम प्रकार के वैवाहिक संस्कार हों, सामाजिक संस्कार हों, भोजन संस्कार हों आदि सभी के अंदर भेदभाव अब कम दिखाई देता है, ना के बराबर दिखाई देता है। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है और एकाकी परिवारों का विकास हुआ है। जो जॉइंट फैमिली जो पहले हुआ करते थे, जिसमें सही से एक ऐसा परिवेश नहीं होता था, जिसमें ना उन्नत शिक्षा होती थी, ना उन्नत दूसरे प्रकार के विकास के लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब एकाकी परिवार होने लगे हैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये भी इसका एक उपांग है। अंग्रेजी शिक्षा के विकास से धर्म से जिसका कोई संस्कार नहीं है, सरोकार नहीं है, प्रचार प्रसार हुआ है। पश्चिमीकरण में ये भी चीज़ देखने को मिली है कि अंग्रेजी भाषा का ज्यों ज्यों प्रचार प्रसार हुआ है, अंग्रेजी शिक्षा ज्यों ज्यों भारत के अंदर फलीभूत हुई है, त्यों त्यों हमारे यहाँ पर धर्म आधारित भेदभाव मिटे हैं। सामाजिक और पारिवारिक के स्थान पर व्यक्तिगत योग्यता के महत्व में वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से अलग या इतर व्यक्तिगत योग्यता आधारित जो चीज़ें हैं, जो कौशल हैं, उनमें विकास हुआ है। और नेक्स्ट है नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता। नगरीकरण में प्रसार हुआ है, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें इंटेंसिटी आई है, उसमें तीव्रता आई है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज को आमूल चूल परिवर्तनों के रूप में प्रभावित किया है। दूसरा लौकिकीकरण का अंग है संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास जो इसके जनक हैं, उन्होंने सर्वप्रथम रामपुरा गांव के कुर्ग जाति, रामपुरा गांव कर्नाटक में है और वहाँ पर एक कुर्ग जाति पाई जाती है, उसका अध्ययन करते हुए एक किताब है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, कि समाज और धर्म आधारित जो व्यवस्थाएं थी, कुर्ग कर्नाटक का एक ज़िला है, उसके बारे में इस किताब का लेखन 1952 में एम.एन. श्रीनिवास ने किया। और उसमें लिखा कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या समूह अपनी प्रथाएं, कर्मकांड, विचारधारा
और जीवन शैली को अपने से उच्च प्राय द्विज जातियों की दिशा में बदल लेता है तथा 2-3 पीढ़ी पश्चात अपनी उच्च स्थिति का दावा करती है, जो प्राय स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि इसको सामान्य रूप से ऐसे भी समझा जा सकता है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति अपने से उच्च हिंदू जाति के आम दैनिक जीवन में प्रचलित व्यवस्थाएं, परंपराएं, विश्वास, शिक्षा, तकनीक, विवेकशीलता आदि को जब अपनाने के लिए लालायित होता है, आकर्षित होता है, और एक समय ऐसा आता है जब वह अपने आप को उन उच्च स्थिति के बराबर वाले लोगों के बराबर समझता है या पाता है, यही संस्कृताइजेशन है। यानी कि अपनी संस्कृति को सहेजने के साथ विरासत के रूप में दूसरी संस्कृति के अच्छे अवयवों को ग्रहण करना, यही संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण जब हुआ, इससे पहले इसको ब्राह्मणीकरण भी कहा गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने भारतीय समाज में इस व्यवस्था का प्रचलन कर रखा था। कर्मकांड, धर्म आधारित आडंबर, विश्वास, परंपराएं, ये सब प्रचलन में थी, हवन, यज्ञ, ये सब। लेकिन अब जो वैज्ञानिक पद्धति से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, तर्क आधारित विवेकशीलता का विकास हुआ है, इससे ये सब चीज़ें दूर होने लगी हैं या फिर ये विरासत के रूप में सहेज दी गई हैं और इनमें परिवर्तन हुआ है। वह परिवर्तन जो समाज के लिए बहुत बेहद ज़रूरी था। जानते हैं संस्कृतिकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं। यह व्यक्ति के पदमूलक और क्षैतिज परिवर्तन को दर्शाती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन को। यानी कि ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृताइजेशन यह है कि हम अपनी परंपराओं को, अपने विरासती गुणों को ना त्यागें, बल्कि उनको सहेजते हुए अथवा उनमें किसी दूसरी संस्कृति से आवश्यक परिवर्तन करें, यही संस्कृतिकरण है। दूसरा, सतत चलने वाली इस प्रक्रिया में केवल ब्राह्मणों का ही नहीं अनुकरण होता, बल्कि कई ऐसे प्रारूप होते हैं। यानी कि हम विभिन्न जाति अथवा वर्ग आधारित जो अनुकरण करने लायक जो तत्व हैं किसी भी संस्कृति के हों, उनका अनुकरण करें, यही संस्कृताइजेशन है। इस प्रक्रिया में अपने से उच्च जातियों की जीवन शैली, उनसे संबंधित परंपराएं, उनके रीति रिवाज, खान पान, विश्वास, मूल्य, शिक्षा आदि का अनुकरण जिया जाता है। यानी कि संस्कृताइजेशन यह है कि अपने से बेहतर वाले वर्ग, अपने से बेहतर व्यक्ति, अपने से बेहतर धर्म, समुदाय का हम अनुकरण करें और उनसे बेहतर जीवन शैली को विकसित करने के लिए तमाम प्रकार की शिक्षाएं उनसे, संस्कार उनसे प्राप्त करें, यही संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण का संबंध एक व्यक्ति अथवा परिवार से न होकर संपूर्ण समूह से होता है, और संस्कृताइजेशन किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं होता, यह पूरे समुदाय अथवा उस समूह विशेष में होता है, जो लोग दूसरे से प्रभावित होकर अपने आप में आवश्यक अवश्यंभावी सुधार कर लेते हैं। संस्कृतिकरण गैर हिंदुओं में तथा संपूर्ण भारत में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है केवल हिंदू धर्म में है। इसमें केवल निम्न जातियां नहीं बल्कि उच्च जातियों द्वारा भी अपने से निम्न जातियों के रीति रिवाज और जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, जिसे श्रीनिवास ने असंस्कृतिकरण कहा है। लेकिन जब उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के संस्कारों को ग्रहण कर लिया जाए तो ये असंस्कृतिकरण कहलाएगा। जैसे कुछ शिकारी जनजातियाँ या जातियाँ होती हैं जो मांसाहारी होते हैं, अगर उनका उच्च कुलीन वर्ग के द्वारा अनुसरण किया जाता है तो ये असंस्कृतिकरण है। जैसे जनेऊ को त्याग कर मांस मदिरा का सेवन करना ब्राह्मणों के लिए है, असंस्कृतिकरण है। एक अन्य अर्थ में विसंस्कृतिकरण भी इसको कहा जाता है, जिसमें उच्च जातियां अपनी संस्कृति को त्याग कर पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करने के लिए अग्रसर होती हैं। जब उच्च कुलीन जातियों के द्वारा निम्न जातियों अथवा विदेशी संस्कारों को अपने आप में समावेशित किया जाता है तो ये विसंस्कृतिकरण, डिसंस्कृताइजेशन कहलाता है। तो ये थी संस्कृतिकरण की विशेषताएं। अब है संस्कृतिकरण के कारक कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो संस्कृतिकरण के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला है आधुनिक शिक्षा। अगर आपको संस्कृताइज्ड, सुसंस्कृत बनना है तो आपकी जो शिक्षा है वह मॉडर्न एजुकेशन हो, जिसमें संस्कारों के साथ साथ नैतिक मूल्यों के साथ साथ परिणामकारी शिक्षा हो, जिससे आपको परिणाम मिले, जिससे आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। नगरीकरण, ज्यों-ज्यों अर्बनाइजेशन हुआ है त्यों-त्यों संस्कृतिकरण हुआ है। यानी कि आपकी जो सभ्यताएं हैं,
जो आपकी सिविलाइजेशन है वह और परिष्कृत परिशोधित हुई है, जिससे आप एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए बढ़ रहे हैं। संवैधानिक तंत्र, जिसमें आप संवैधानिक मूल्यों को, कानून कायदों को अपनाएं, संवैधानिक मूल्यों से बंधे रहकर आप कार्य करें। यातायात और संचार के साधनों का विकास करना, यातायात के और संचार साधनों का अधिकाधिक विकास हो, यानी कि जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनसे संबंधित हमारे समाज के जो आधारभूत आवश्यक विकास वाले तत्व हैं उनका विकास किया जाए। राजनीतिक और आर्थिक कारक, राजनीतिक रूप से राजनीति ऐसी हो जो स्वस्थ देश के लिए स्वस्थ तंत्र का निर्माण करे। आर्थिक कारक, ऐसी आर्थिक गतिविधियां हों जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और सामाजिक आंदोलन, ऐसे सामाजिक आंदोलन हो जो किसी को पथभ्रष्ट नहीं करके बल्कि किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा समाज के हक और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष करे, लड़े, ऐसे सामाजिक आंदोलन होने चाहिए। तो संस्कृतिकरण के ये प्रमुख 6 तत्व हैं, जिनमें आधुनिक शिक्षा, नागरिकरण, संवैधानिक तंत्र, यातायात और संचार के साधनों का विकास करना, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का बेहतरी से निर्माण करना और सामाजिक आंदोलन को अपनाना, ये सारी चीज़ें संस्कृतिकरण के प्रमुख कारकों के रूप में सम्मिलित की जा सकती हैं। अब देखते हैं भारतीय समाज पे इसका सकारात्मक प्रभाव कि संस्कृतिकरण, ज्यों-ज्यों हम सुसंस्कृत हुए हैं, ज्यों-ज्यों हमने अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाया है, एक बेहतर समाज के और बेहतर देश के निर्माण के लिए हमने प्रयत्न किए हैं, तो इसका हमारी व्यवस्था पर, हमारे समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला तो स्थानीय गतिशीलता में वृद्धि हुई है कि हम स्थानीय स्तर पर जिन चीज़ों से महरूम थे, जो चीज़ें, जो संस्कार, जो नैतिक मूल्य, जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक जिनसे हम अछूते थे, उनकी हमें प्राप्ति हुई है। निम्न जाति की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, क्योंकि उन्होंने उच्च जाति के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी शुरू की है। वे उनके अच्छे गुणों और अच्छे कारकों को ग्रहण करने में सक्रिय हो गए हैं। तीसरा, अंतर्जातीय संबंधों में परिवर्तन और तनाव। इंटरकास्ट जो संबंध होते थे उनमें एक परिवर्तन होता था और एक हाइब्रिड सिस्टम होता था, और जो टेंशन होती थी वो देखने को मिली है। इससे क्या है कि जो हम अपनी एक जाति विशेष के या वर्ग या समुदाय विशेष के जो कारक थे, उनसे अलग होकर के हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर जात पात का कोई बंधन नहीं है। सामाजिक एकता और समानता में वृद्धि, समाज में सभी को एक माना जा रहा है, समाज में सभी को बराबरी का हक दिया गया है, समाज में सबके अपने संवैधानिक अधिकार हैं और उन संवैधानिक कानूनों के अंतर्गत उन संवैधानिक अधिकारों की पालना की जाती है। इसलिए सभी के अंदर समाज में एकता आई है, समानता आई है, हम सबके संवैधानिक मूल्य जो हैं वो फलीभूत हुए हैं। जातिगत चेतना, जाति आधारित चेतना का संचार हुआ है। कोई जाति नहीं है, कोई पात नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता का विकास हुआ है। और इन तमाम 5 तत्वों के पीछे जिस अहम तत्व का योगदान है वह है शिक्षा। जो शिक्षा का सकारात्मक प्रचार प्रसार हुआ है, जो शिक्षा हमारे देश के अंदर आगे बढ़ी है, त्यों हमारे समाज के अंदर संस्कृतिकरण अमली जामा पहनने लगा है, त्यों हमारे समाज पर संस्कृतिकरण का एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कुछ विद्वान हैं, कुछ अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर संस्कृताइजेशन की आलोचना की जाती है, उसकी समीक्षा की गई है। और इस समीक्षा में कहा गया है कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वह एक बंद सामाजिक व्यवस्था है। इसमें संस्कृतिकरण संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होके स्थितिक परिवर्तन है, स्थितिगत परिवर्तन है। इससे जातिगत स्त्रीकरण नहीं बदल सकता है, नहीं बदलता है, ऐसा मजूमदार ने माना है, DN मजूमदार ने। उन्होंने कहा है कि संस्कृति में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो तो नहीं हुए, बल्कि उसमें स्थितिगत परिवर्तन हुए हैं। यानी कि मूल अवयव जो थे, जो उसका ढांचा था, वो तो नहीं बदला है, बल्कि उसमें उसकी स्थिति में बदलाव हुआ है, ऐसा मजूमदार ने कहा। इसको स्वीकार करने का अर्थ है कि ये असमानता और भेदभाव को ठीक समझती है। यानी कि निम्न जाति की संस्कृति को निम्न और शर्मनाक माना है, जो छोड़ने लायक है। यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे समाज को विभेदित करते हैं, जो हमारे समाज को नीचा दिखाते हैं, वो छोड़ने लायक है।
संस्कृतिकरण को एक विषम और जटिल अवधारणा माना गया है कि ये कोई सहज अवधारणा या सहज चीज़ नहीं है जिसको आप अपना लेंगे और इससे आपका काम हो जाएगा, आप सुसंस्कृत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये एक स्थितिगत परिवर्तन होने के साथ समय काल और खंड के अनुसार या स्थान के अनुसार परिवर्तित होने वाली चीज़ है। ज्यों ज्यों समय बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम सभ्यता के रूप में और विकसित होंगे, नवीन सभ्यताएं आएंगी और नवीन तौर तरीके आम दैनिक जीवन में आएंगे और नए तरीके से हम बेहतर संस्कृतिकरण की ओर अग्रसर होंगे। संस्कृतिकरण केवल समूह की अवधारणा का उदाहरण मात्र है, ऐसा कुपुस्वामी ने माना, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ये था संस्कृताइजेशन। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण।